नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। दोस्तों आज की क्लास में हम इस टॉपिक को बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा इसके पीछे की कि इस डॉक्ट्रिन का इन्वेंशन कैसे किया गया। एंड दोस्तों आज की क्लास को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, आपको कुछ नई चीजें जानने को मिलेगी। हम लोग दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के हर एक केसेस को भी डिस्कस करेंगे जो भी इससे रिलेटेड हैं एंड ये भी डिस्कस करेंगे कि इंदिरा गांधी जी कैसे ये चाहती थी कि सारी की सारी अथॉरिटी सिर्फ उन्हीं के पास रहे। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की दोस्तों वो कोई वैल्यू समझती ही नहीं थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 13। मैंने आपको ये दोस्तों आर्टिकल पढ़ा रखा है। इस आर्टिकल में दोस्तों क्या लिखा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जिससे कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो, मतलब हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन या हनन नहीं किया जा सकता बाय द गवर्नमेंट। तो दोस्तों इसमें सिर्फ लॉ नहीं लिखा, मतलब सिर्फ कानून वर्ड नहीं लिखा, इसमें लिखा है एनी लॉ ऑर्डर एक्शन और लेजिस्लेशन। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि वो कोई भी कानून भी नहीं बना सकते, यूनियन गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर भी नहीं दे सकती, मतलब हर एक चीज को इन्वॉल्व कर लिया ताकि हमारे फंडामेंटल राइट का कोई वायोलेशन नहीं कर सके। अब दोस्तों दूसरा एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आज हम इन्हीं दोनों आर्टिकल को मोस्टली डिस्कस करेंगे क्योंकि यही दोनों आर्टिकल हैं जिसकी वजह से इस डॉक्ट्रिन का इन्वेंशन हो पाया है। तो दोस्तों आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है, मतलब ओनली पार्लियामेंट, सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो हमारे संविधान को अमेंड कर सके, उसका संशोधन कर सके किसी भी पार्ट का। एंड दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं लिख रखी, मतलब इनके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी संविधान के हिसाब से। इसमें इनको पूरी फ्रीडम दे रखी है इस आर्टिकल ने कि एनी पार्ट, आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, आप पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब दोस्तों अभी हमने क्या पढ़ा कि आर्टिकल 13 में कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकते कि जो फंडामेंटल राइट को वायोलेशन करे, बट यहां पे लिखा है कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, यानी हमारे फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है, उनका संशोधन कर सकती है। अब दोस्तों आप यहां पे एक वर्ड नोटिस करना, मैंने यहां पे लिखा है लॉ ऑर्डर एक्शन एंड लेजिस्लेशन। मैंने यहां पे दोस्तों अमेंडमेंट नहीं लिखा क्योंकि पहले अमेंडमेंट नहीं था, ये गोलकनाथ केस के बाद दोस्तों ऐड किया गया था, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। बट आप ये याद रखना कि अमेंडमेंट शब्द स्टार्टिंग में आर्टिकल 13 में नहीं दे रखा था। अमेंडमेंट का मतलब होता है दोस्तों संशोधन, मतलब अगर संविधान में कोई चेंज करना हो तो उसे दोस्तों अमेंडमेंट कहते हैं। अभी आपको क्या याद कर रखना है दोस्तों, क्या चीज याद रखनी है कि आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकते जिससे कि फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो। एंड दोस्तों आर्टिकल 368 कहता है कि किसी भी पार्ट को पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, उनके पास अनलिमिटेड पावर है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो हमारे फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकते हैं इस आर्टिकल के हिसाब से। तो दोस्तों अब चलिए हम आगे की बात को डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारा देश आजाद जब हुआ था दोस्तों, तो अंग्रेज हमें पूरा लूट के चले गए थे। हम लोग उस टाइम पे काफी गरीब थे, बिल्कुल सारा पैसा वो लोग छीन वीन के चले गए थे। तो दोस्तों क्या हुआ कि नेहरू साहब ने बोला कि अब टाइम आ गया है इंडिया को डेवलप करने का। तो उन्होंने बोला अब हम लोग करेंगे इंडिया का डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि रोड बनाएंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे, डैम्स वगैरह बनाएंगे, मतलब फिर जितने भी हैं हाईवेज बनाएंगे, रोड में कवर हो गया वो। तो नेहरू साहब ने मतलब एक तरह से ठान लिया कि अब हम डेवलपमेंट करेंगे भारत देश का। ये किसने बोला दोस्तों? नेहरू साहब ने। बट दोस्तों अब मैं आपको एक आर्टिकल और बताता हूं, आर्टिकल 31 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, अभी नहीं है दोस्तों, पहले होता था। आर्टिकल 31 इसमें है राइट टू प्रॉपर्टी। आरटी का मतलब राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब आप अपने पास प्रॉपर्टी को रख सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है। प्रॉपर्टी से मतलब जमीन वगैरह होती है, जमीन घर जितने भी अपने देखेंगे, प्लॉट फ्लैट सारे के दोस्तों प्रॉपर्टी के अंडर आते हैं। अब दोस्तों क्या हुआ, ये है आपका मौलिक अधिकार।
मौलिक अधिकार का मतलब क्या हुआ, कोई भी आपसे मौलिक अधिकार आपका नहीं छीन सकता। आर्टिकल 13 में साफ साफ लिखा है कि सरकार ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जिससे कि हमारे फंडामेंटल राइट को हमसे छीन सके। मतलब कोई भी ऐसा कोई छीन नहीं सकता, ऐसा मतलब फंडामेंटल राइट कोई हमसे छीन नहीं सकता, ऐसा ये उस आर्टिकल में लिखा है दोस्तों, आर्टिकल 13 में। अब दोस्तों क्या हुआ, नेहरू साहब को डेवलपमेंट करना था, तो जब इनको डेवलपमेंट करना था तो इनको दोस्तों क्या चाहिए, इनको चाहिए लैंड, मतलब जमीन। क्योंकि दोस्तों चाहे इनको रोड बनानी हो, चाहे हॉस्पिटल बनाने हो, चाहे डैम्स बनाने हो, इनको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके लिए है वो है जमीन, यानी लैंड। तो दोस्तों क्या हुआ कि पहले के टाइम पे आपको पता है जमींदार लोग होते थे, 80 to 90% लैंड उन्हीं के पास रहती थी। तो दोस्तों अब लैंड अगर उनके पास रहती थी तो वो उनकी प्रॉपर्टी है, अगर वो उनकी प्रॉपर्टी है तो वो उनका मौलिक अधिकार है, उनसे जमीन छीन नहीं सकते। तो क्या हुआ, नेहरू साहब गए जमींदार के पास एंड उनसे रिक्वेस्ट करी कि हम आपकी जमीन खरीदना चाहते हैं, तो आप हमें जमीन बेच दीजिए ताकि हम अपना डेवलपमेंट कर सके भारत देश का। तो दोस्तों जो जमींदार थे वो मौके का फायदा उठाना चाहते थे, दादागिरी करना चाहते थे। उन्होंने बोला कि ओके हम बेचने को तैयार हैं, बट अगर मार्केट में इसकी वैल्यू होगी 1 रुपए, हमारे जमीन की वैल्यू होगी 1 रुपए, तो हम आपसे लेंगे 10 रुपए, यानी 10 टाइम्स एक्स्ट्रा लेने को दोस्तों बोलने लग गए। तो नेहरू साहब बोल रहे ये तो भाई तुम्हारी सीधी सीधी दादागिरी है, ऐसा तो होगा नहीं, हम आपको इतने पैसे नहीं देंगे, हम आपकी जमीन ही छीन लेंगे आपसे, लैंड एक्विजिशन एक्ट लेकर आएंगे और आपसे जमीन छीन लेंगे। तो दोस्तों जो ये हैं जमींदार, ये बोलते हैं हंस के नेहरू साहब के ऊपर कि नेहरू साहब जाके पहले आर्टिकल 31 पढ़ के आओ, उसमें साफ साफ लिखा है कि राइट टू प्रॉपर्टी इनका मौलिक अधिकार है। मतलब मौलिक अधिकार है तो नेहरू साहब इनसे ये इनका अधिकार नहीं छीन सकते जबरदस्ती। अभी हमने पढ़ा कि कोई भी कानून नेहरू साहब ऐसा लेकर नहीं आ सकते जिससे कि उनके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो। आर्टिकल 13 में दोस्तों हमने पढ़ा लॉ वाली बात। अब ये कह रहे हैं कि हम लैंड एक्विजिशन एक्ट लेकर आएंगे तो आपकी जमीन ले लेंगे, बट ये बोलते हैं कि आप करके तो दिखाइए, हम पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट फिर आपके उस जो आपने कानून बनाया है उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, क्योंकि वो हमारे फंडामेंटल राइट का वायोलेशन कर रहा है। तो दोस्तों नेहरू साहब तो टेंशन में आ गए, नेहरू साहब टेंशन में आ गए कि बताओ ये देश का आम आदमी होकर प्रधानमंत्री को सीधी सीधी धमकी दे रहा है। तो ये चले जाते हैं अपने फ्रेंड के पास। अब फ्रेंड से दोस्तों क्या मतलब है कि लॉ मिनिस्टर, क्योंकि अगर इनको कानून में दिक्कत आ रही है तो ये कानून मंत्री के पास गए, एंड कानून मंत्री दोस्तों उस टाइम पे थे डॉक्टर अंबेडकर साहब, डॉक्टर BR अंबेडकर जी। एंड आपको ये भी पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जा रहा था तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी कौन थे, डॉक्टर BR अंबेडकर साहब। तो नेहरू साहब उनके पास गए एंड उनसे बोला कि अंबेडकर साहब ये कैसा कानून है, मतलब ये कैसा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने बना दिया कि आम जनता हमारे ऊपर दादागिरी कर रही है। तो इन्होंने क्या किया, अंबेडकर साहब ने बोला टेंशन मत लो नेहरू साहब, हम अमेंड कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को ही। तो दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, हमारे देश का सबसे पहला संशोधन जो संविधान में किया गया 1951 में, ये दोस्तों इन्होंने अमेंड कर दिया। अब इसमें ये इन्होंने 3 चीज डाली, पहला है आर्टिकल 31A, दूसरा है आर्टिकल 31B, एंड तीसरा दोस्तों इन्होंने डाला 9th शेड्यूल। अब दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इन्होंने बोला आर्टिकल 31A जो है, नेहरू साहब ने इस अमेंडमेंट में बोला कि अगर भारत सरकार एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेकर आना चाहती है और उसके लिए उनको किसी ज़मीन को लेना पड़ता है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म मतलब खेती से रिलेटेड अगर कुछ वो करना चाहते हैं, खेती के लिए किसी की ज़मीन लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, चाहे किसी के मौलिक अधिकार का हनन क्यों ना हो रहा हो। यानी कि एक तरह से उन्होंने ज़मीन छीनने का प्रावधान यहाँ पे बना दिया, अमेंड करके डाल दिया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दोस्तों क्या हुआ, फिर जो दूसरा प्रोविजन था आर्टिकल 31B वाला, इसमें इन्होंने बोला कि भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाए और उस कानून को उठाकर वो 9th शेड्यूल के अंदर डाल दें तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट भी उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जुडिशियल रिव्यू से दूर कर दिया कि जुडिशरी उसको टच भी नहीं कर सकती। तो इसका मतलब दोस्तों साफ साफ यही हुआ, पहला है कि जमीन छीनना स्टार्ट कर दिया,
एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बहाने उनसे जमीन लेना स्टार्ट कर दिया। एंड दूसरा दोस्तों इन्होंने किया कि 9th शेड्यूल के अंदर अगर आप कोई कानून बना के डाल देंगे तो जुडिशरी उस पर कुछ भी नहीं कर पाएगी। जुडिशरी का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अब दोस्तों ये सारी की सारी कहानी चले जा रही। तो दोस्तों एक क्वेश्चन ये आ रहा कि आर्टिकल 368 के तहत इन्होंने अमेंड किया। आर्टिकल 368 के तहत आपको पता है इन्होंने अमेंड किया हमारे संविधान को। एंड किसको दोस्तों, आर्टिकल 13 जो है हमारा, वो कहता था कि ऐसा कोई कानून बना ही नहीं सकते कि जिससे कि हमारे फंडामेंटल राइट को वायोलेशन कर सकें। बट दोस्तों इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 368 को यूज किया, अमेंड किया और ऐसा प्रोविजन डाला जिससे कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो रहा है, हमारे मौलिक अधिकार का दोस्तों हनन किया जा रहा था इस अमेंडमेंट के तहत। कैसे? क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट है एंड ये अमेंडमेंट लाते ही दोस्तों वो फंडामेंटल राइट हमसे एक तरह से छीन लिया गया, उसका वायोलेशन हो रहा था। वायोलेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमसे जमीन ले रहे हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बहाने। तो दोस्तों क्या हुआ कि एक क्वेश्चन सामने आया। क्वेश्चन क्या है कि आर्टिकल 368 के पास कोई मतलब बहुत अनलिमिटेड पावर है एक तरह से, या फिर आर्टिकल 13 इस पे लिमिटेशन है। एक लिमिटेशन का मतलब कि आर्टिकल 13 इसको लिमिट कर रहा है कि इसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों सबके सामने आया। अब दोस्तों क्या हुआ, जैसे ही ये क्वेश्चन आने लगे सामने, तो आपको पता है कि अगर हमारे देश में कोई दिक्कत आती है तो उसका आंसर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को लेके कोई दिक्कत आती है तो उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हमारी जुडिशरी दे सकती है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जनता हमारी पहुंच गई एंड उन्होंने चैलेंज कर दिया इस जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। दोस्तों मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज कर दिया। किस में चैलेंज कर दिया? सुप्रीम कोर्ट में कर दिया दोस्तों। एंड केस का नाम है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैं स्पेलिंग बोर्ड पे लिख दे रहा हूं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें दोस्तों क्या हुआ कि ये क्वेश्चन लाया गया है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जज साहब आप हमें कृपया करके ये बताइए कि आर्टिकल 368 के पास अनलिमिटेड पावर है या आर्टिकल 13 उसको लिमिट करता है। अगर अनलिमिटेड पावर है तो वो हमारे फंडामेंटल राइट को छीन सकता है, क्योंकि नेहरू साहब की गवर्नमेंट ने दोस्तों वही अमेंडमेंट लेकर आए तो हमारे फंडामेंटल राइट को हमसे ले लिया। इसीलिए दोस्तों इस अमेंडमेंट को चैलेंज कर दिया, क्योंकि इस अमेंडमेंट ने हमारे फंडामेंटल राइट का वायोलेशन किया था। बट दोस्तों सुप्रीम कोर्ट बोलती है इस केस में, सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि पार्लियामेंट बिल्कुल सही है, पार्लियामेंट आपके फंडामेंटल राइट को ले सकता है अंडर आर्टिकल 368। मतलब 368 के तहत वो हमारे संविधान के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है। दोस्तों यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है एनी, यानी किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर उनके पास ये पावर है, हमारे संविधान के द्वारा दी गई है, तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अनलिमिटेड पावर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया यहां पे। तो दोस्तों क्या हुआ जैसे ही यहां पे अनलिमिटेड पावर बोला। अब दोस्तों अनलिमिटेड क्यों बोला? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला कि इनके पास अनलिमिटेड पावर है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आर्टिकल 13 मैंने जब आपको स्टार्टिंग में लिखा तो मैंने वहां पे लिखा लॉ, लेजिस्लेशन, एक्शन एंड ऑर्डर। वहां पे मैंने अमेंडमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि स्टार्टिंग में वहां पे अमेंडमेंट नहीं लिखा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दोस्तों यही बोला, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वहां पे अमेंडमेंट के बारे में नहीं लिखा। अगर ये लोग कोई नया कानून बनाकर आते ऐसा जिससे कि आपके मौलिक अधिकार का हनन करते हैं, तो फिर हम उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये अमेंडमेंट किया है इन्होंने हमारे संविधान में, एंड अमेंडमेंट शब्द आर्टिकल 13 में तो है ही नहीं, लॉ का मतलब अमेंडमेंट होता ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। तो दोस्तों यहां पे इसलिए ये बोला कि अनलिमिटेड पावर है। अब दोस्तों दूसरा केस कौन सा है? एक है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मैंने अभी आपको बताया। अब दोस्तों एक हमारे देश में आया था 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड दोस्तों उस एक तरह से उस टाइम पे भी सेम क्वेश्चन यही आया कि आर्टिकल 368 के पास अनलिमिटेड पावर है या फिर आर्टिकल 13 उसको लिमिट कर रहा है। तो दोस्तों उस टाइम पे केस का नाम पड़ा सज्जन सिंह। जब 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो इस केस का नाम पड़ा सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1964, स्टेट ऑफ राजस्थान। तो दोस्तों इस केस में क्या हुआ?
सुप्रीम कोर्ट में फिर यही क्वेश्चन गया कि जज साहब आर्टिकल 368 के पास अनलिमिटेड पावर है या फिर आर्टिकल 13 इसको लिमिट करता है। तो दोस्तों हैरानी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वही लाइन रिपीट कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आर्टिकल 368 के पास अनलिमिटेड पावर है कि वो किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकता है। एनी प्रोविजन, किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकता है हमारे संविधान के। एंड दोस्तों आर्टिकल 13 में अमेंडमेंट शब्द नहीं दिया। आर्टिकल 13 लॉ की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। उसमें लिखा था कि कोई भी ऑर्डर, कोई भी लेजिस्लेशन, कोई भी कानून, कोई भी लॉ ऐसा नहीं बना सकती हमारी गवर्नमेंट जिससे कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है। बट दोस्तों क्या हुआ कि वहां पे अमेंडमेंट शब्द लिखा ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रही कि वहां पे जब अमेंडमेंट लिखा नहीं है तो हम क्यों माने उसको। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया साफ साफ कि वहां पे अमेंडमेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। आर्टिकल 368 के तहत वो अमेंड कर सकते हैं एंड हमारे फंडामेंटल राइट को हमसे छीन सकते हैं। यानी कि दोस्तों शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1964, ये दोस्तों 1964 का केस था। इन दोनों ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि आर्टिकल 368 एक तरह से ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू आर्टिकल 13। अब दोस्तों क्या होता है लोगों से सहा नहीं गया। अभी भी लोगों ने क्या बोला, ये चीज गलत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट भी गलती कर रही है। इसलिए वो लोग बार बार किसी ना किसी बहाने से कोर्ट में चैलेंज करे जा रहे थे ऐसे प्रोविजंस को जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को ले रहे थे। तो दोस्तों क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने वापस से चैलेंज कर दिया। अब किस चीज को चैलेंज किया दोस्तों, इन्होंने चैलेंज कर दिया सज्जन सिंह केस एंड शंकरी प्रसाद केस को। अब इस केस में दोस्तों इन्होंने क्या बोला, इन्होंने इस बार जब केस को क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से फाइल करी पिटीशन, तो इस केस का नाम पड़ा दोस्तों गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं। अभी तक मैं जितने भी नाम ले रहा हूँ उनमें से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, बट वो दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1967, तो इस केस का नाम है दोस्तों गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। इसमें दोस्तों शंकरी प्रसाद एंड सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जो केस था उसको ही चैलेंज कर दिया कि वो केस सही नहीं है, दोबारा से फैसला सुनाया जाए। एक तरह से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। बट दोस्तों इसमें क्या हुआ, इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने डिसीजन को रिवर्स कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 368 के तहत हमारे फंडामेंटल राइट का वायोलेशन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आर्टिकल 368 के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो आर्टिकल 13 में लॉ की डेफिनेशन है, इस लॉ की डेफिनेशन में अमेंडमेंट भी आता है। एंड जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये शब्द इस्तेमाल किया कि अमेंडमेंट भी लॉ है एक तरह से, कि इसको भी हम कानून ही मानेंगे, तो दोस्तों अब से हमारी सरकार कोई भी ऐसा अमेंडमेंट यानी कोई भी ऐसा संशोधन भी नहीं कर सकती हमारे संविधान में जिससे कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो रहा है, हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि इस टाइम पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से फेवर किया जनता को कि हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा करी। सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। हमारे संविधान की रक्षा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ही करता है। तो दोस्तों यहाँ पे पहली बार भारत की जनता खुश हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हमारी गवर्नमेंट नहीं कर सकती। एंड जैसे ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला तो क्या हुआ, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था वो एक तरह से नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि वो उनकी जमीन नहीं ले सकते, हमारे फंडामेंटल राइट का वायोलेशन नहीं कर सकते। अब दोस्तों नेक्स्ट केस क्या हुआ, अब यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि ये बात चल रही है 1967 की। एंड आपको मैं बता दूं कि जैसे ही 1967 एक तरह से आप सुनते हैं तो यहाँ पे एंट्री होती है मैडम इंदिरा गांधी जी की। एंड ये दोस्तों बहुत ही एक तरह से आप कह सकते हैं ब्रेव लेडी आप कह सकते हैं। ये डिसीजंस लेने से बिल्कुल भी नहीं डरती थी। यानी इन्होंने आधे से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को ही हमारा अमेंड कर दिया था। ये भी कहा जाता है, मतलब इन्होंने एक अमेंडमेंट किया था जिसे कहा जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसे तो दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इस टाइम पे इन्होंने एक साथ 1/4 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरह से आप कह सकते हैं अमेंड कर दिया। 1/4 कॉन्स्टिट्यूशन को
अमेंड कर दिया दोस्तों, संशोधन कर दिया इंदिरा गांधी जी ने। तो और अमेंड क्यों किया था ये भी अब हम देखेंगे। तो दोस्तों क्या हुआ, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया 1967, तो ये जो डिसीजन है ये गवर्नमेंट के खिलाफ में था। क्यों खिलाफ में था? क्योंकि गवर्नमेंट अब क्या नहीं कर सकती, हमारे फंडामेंटल राइट का वायोलेशन नहीं कर सकती। तो दोस्तों इंदिरा गांधी जी हो गई परेशान। अब ये परेशान हो गई तो ये सोचे जा रही थी क्या किया जाए। तो ये 1-2 साल तो शांत बैठी दोस्तों, कि वो दिमाग लगा रही थी बैठ के कि क्या किया जाए। तो इनको अचानक से एक आइडिया आया 1971 में। 1971 में दोस्तों क्या हुआ, ये एक अमेंडमेंट लेकर आई जिसे कहा गया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। दोस्तों 1971 में एक ये अमेंडमेंट लेकर आई, और इस अमेंडमेंट को दोस्तों इस अमेंडमेंट में इन्होंने एक बहुत ही खतरनाक सी लाइन डाल दी। एंड वो लाइन दोस्तों क्या है कि नथिंग इन, यानी इन्होंने दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने बोला कि आर्टिकल 368 एंड आर्टिकल 13 में दिक्कत चल रही है। इन्हीं दोनों आर्टिकल में डिस्प्यूट चल रहा है, हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि ये पावरफुल है या ये पावरफुल है। तो इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 13 को ही अमेंड कर दिया कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तो इन्होंने बोला कि नथिंग इन आर्टिकल 13 कैन अफेक्ट द अमेंडिंग पावर्स ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 अमेंडिंग पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने बोल दिया कि आर्टिकल 13 के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो पार्लियामेंट की पावर को रोक सके। इन्होंने साफ साफ ये प्रोविजन डाल दिया दोस्तों अंडर आर्टिकल 368। इन्होंने बोल दिया कि अब हम जो मर्जी कर सकते हैं, आर्टिकल 13 का कोई लेना देना ही नहीं है। इन्होंने बोल दिया कि आर्टिकल 13 की एक तरह से कोई वैल्यू अब रही नहीं। इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिख दी लाइन, नथिंग इन आर्टिकल 13 कैन अफेक्ट द अमेंडिंग पावर्स ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों ये था 1971 में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब दोस्तों इसी एक्ट को, ये जो एक्ट ये लेकर आई, इसकी वजह से दोस्तों इसको कहा गया एक तरह से अटैक ऑन डेमोक्रेसी। अटैक ऑन डेमोक्रेसी का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि हमारा लोकतंत्र जो है ये खतरे में आ गया। अब दोस्तों खतरे में कैसे आ गया कि आपको पता है कि जैसे ही इन्होंने ये अमेंडमेंट किया, कैसा अमेंडमेंट 13 में अमेंड कर दिया, 13 को ही अमेंड कर दिया कि आर्टिकल 368 के पास अनलिमिटेड पावर है। एंड दोस्तों जैसे ही किसी के पास अनलिमिटेड पावर आ जाती है ना, कि मतलब उसको कोई रोक ही नहीं सकता, तो एक तरह से आप उसको तानाशाह भी कह सकते हैं, डिक्टेटरशिप, यानी कि टोटलिटेरियन स्टेट दोस्तों आप कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास अनलिमिटेड पावर है, उसको कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है, तो दोस्तों डेमोक्रेसी खतरे में तो आएगी ही आएगी। मान लीजिए पार्लियामेंट के पास सारी पावर है, पार्लियामेंट का मतलब एक तरह से यूनियन गवर्नमेंट ही होता है, क्योंकि उन्हीं की बहुमत होती है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो इंदिरा गांधी जी हैं, उन्होंने इसलिए ऐसा किया कि वो सबसे पावरफुल लेडी बन जाए, हमारे देश की सबसे पावरफुल पर्सन बन जाए। तो दोस्तों क्या हुआ, अटैक ऑन डेमोक्रेसी। तो इसलिए दोस्तों इसको लोकतंत्र पे एक तरह से आप खतरा कह सकते थे, क्योंकि ये आर्टिकल अनलिमिटेड, मतलब ये अमेंडमेंट अनलिमिटेड पावर दे रहा था पार्लियामेंट को, इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को अनलिमिटेड पावर दे रहा था कि उनको अब कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता, उनका जो मन करेगा वो कर सकती हैं, किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती हैं, संशोधन कर सकती हैं। अब संशोधन का मतलब क्या हुआ कि कल को मान लो वो बोल दें कि डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, हमें चाहिए डिक्टेटरशिप, तो दोस्तों उनके पास तो पावर है 368 के तहत, तो वो चेंज कर देंगे, डेमोक्रेसी शब्द हटा देंगे, बोलेंगे भाई अब तो डिक्टेटरशिप चलेगी, अब सिर्फ कांग्रेस पार्टी का रूल रहेगा, दूसरी कोई पार्टी इलेक्शन में खड़ी भी नहीं हो सकती। तो दोस्तों कुछ भी कानून वो बना सकती थी अगर उनके पास अनलिमिटेड पावर रहती। तो उन्होंने जब दोस्तों ये अमेंड किया ना, तो बहुत सारे लोग घबरा गए कि हमारा लोकतंत्र, हमारा भारत देश खतरे में है। आप समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी जी पावर के लिए कितना, आप कह सकते हैं कि पीछे भाग रही थी, उनके अंदर पावर की कितनी ज्यादा लालच थी कि उनको कुछ भी नहीं दिख रहा था कि वो क्या कर रही हैं। उन्होंने सीधा एक क्लॉज डाल दिया कि कुछ भी हो हम अमेंड कर सकते हैं, आर्टिकल 13 हमें नहीं रोक सकता। तो दोस्तों क्या हुआ कि जो ये अमेंडमेंट है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट,
इसको चैलेंज कर दिया गया केशवानंदा भारती केस। अब दोस्तों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस आपको कह सकते हैं इस डॉक्ट्रिन से रिलेटेड, केशवानंदा भारती केस। दोस्तों जो केशवानंदा भारती केस है ना, इसी की वजह से आज हमारे देश में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, एंड इसी केस की वजह से दोस्तों आज हम लोग अपने मौलिक अधिकार को एक तरह से अपने फंडामेंटल राइट को यूज कर पा रहे हैं, वरना हमारी गवर्नमेंट हमसे कब का ये सब छीन चुकी होती अगर ये केस नहीं होता दोस्तों हमारे देश में। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पास फिर से वही क्वेश्चन आया इस केस में। इस केस में दोस्तों 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था उसको चैलेंज किया गया। इनिशियली दोस्तों जो केशवानंदा भारती जी हैं, इन्होंने अंडर आर्टिकल 26 यानी रिलीजियस डिनोमिनेशन के चक्कर में केरला में केस डाल रखा था, क्योंकि वहां पे केरला गवर्नमेंट ने इनकी जमीन एक तरह से कुछ लैंड इशू चल रहा था कि वो अपना जो भी इनका रिलीजियस इशू है कि अपना रिलीजियस डिनोमिनेशन है, अपना सही से वहाँ पे मंदिर या मस्जिद जो भी इनको बनाना था वो नहीं बना पा रहे थे, उससे रिलेटेड मतलब एक तरह से लैंड की डिस्प्यूट चल रहा था। बट वो केस बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट तक आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों काफ़ी 3 क्वेश्चन आए, मतलब 2 या 3 क्वेश्चन सामने आए। पहला क्वेश्चन तो दोस्तों यही था कि इन्होंने चैलेंज जो किया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को, तो पहला क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा कि जज साहब कि जो इंदिरा गांधी जी हमारे देश में संशोधन लेकर आई हैं क्या ये संशोधन वैलिड है या नहीं है, मतलब लीगल है या इलीगल है, कृपया करके हमारा मार्गदर्शन करिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों इन्होंने रखा कि आर्टिकल 368 अनलिमिटेड पावर है उसके पास, या वो आर्टिकल 13 उसको लिमिट करता है, मतलब आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में कौन सा आर्टिकल ज़्यादा पावरफुल है, इसको कृपया करके बताइए। एंड तीसरा दोस्तों इन्होंने बोला कि गोलकनाथ केस जो आया था वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में, वो लीगल है, वो वैलिड है या नहीं है, कृपया करके मार्गदर्शन करिए। तो 3 चीज़ें हो गई दोस्तों। पहला 368 एंड आर्टिकल 13 में कौन पावरफुल है, दूसरा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में वैलिड है या नहीं है, एंड तीसरा दोस्तों गोलकनाथ केस का भी वैलिडिटी सही, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सही है उसकी, लीगल है इलीगल है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्होंने क्वेश्चन रखा। तो दोस्तों क्या हुआ कि जब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन आया ना, तो अब तक का हमारे देश का आप कह सकते हैं सबसे लार्जेस्ट बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 13 जजों की बैठक दोस्तों। अभी तक इससे ज़्यादा एक साथ जज ने बैठ के फैसला नहीं सुनाया किसी भी केस का। 13 बेंच जज, आप समझ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इतने सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। 13 जजेस ने मिलकर इन 3 क्वेश्चंस का दोस्तों फैसला सुनाया था जो मैंने अभी आपको बताया, एंड इसी को केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस कहा जाता है। एंड दोस्तों इसमें जो जजमेंट आई थी वो आई थी 7:6 रेशो में। बट इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी तक क्या हो रहा था, अभी आपने देखा शंकरी प्रसाद एंड शंकरी प्रसाद एंड सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में क्या हुआ कि जो वो है सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला आर्टिकल 368 के पास अनलिमिटेड पावर है, यानी कि वो एक तरह से गवर्नमेंट को सपोर्ट हो रहा था दोस्तों कि गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर है। तो इसलिए लोग यहाँ पे डर रहे थे दोस्तों। जब ये जजों की बैठक बैठी तो दोस्तों इस केस पे पूरे भारत देश की नज़र थी, क्योंकि यही देश था जो एक तरह से या तो डेमोक्रेसी को बचा सकता था या डुबा सकता था। तो दोस्तों क्या हुआ कि जब ये लोग अपना फैसला सुना रहे थे ना, आपको पता है क्या होता है कि जो 13 जज हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब मिलके ग्रुप बना के फैसला सुनाते हैं। 13 के 13 जजेस अपना अलग फैसला लिखते हैं एक शीट पे, फिर वो एक साथ सामने आते हैं, वो बताते हैं यस या नो, मतलब हम इसके फेवर में हैं या नहीं हैं। तो दोस्तों क्या हुआ, जब ये चल रहा था ना, तो 6:5 तक, 6:5 तक का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इस बेंच को जिसने हेड किया था उनका नाम था CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिकरी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिकरी साहब। तो दोस्तों क्या हुआ, जब अभी मैंने बताया 7:6 का रेशो था, बट अभी आप इतना याद रखिए कि जब ये सुनवाई चल रही थी ना, सब लोग अपना फैसला सुना रहे थे जज लोग, तो दोस्तों जब तक ये रेशो आया 6:5, इसमें क्या हुआ कि 6 लोग बिल्कुल एक तरह से गवर्नमेंट के साथ थे, आप कह सकते हैं। गवर्नमेंट के साथ का मतलब क्या हुआ, आर्टिकल 368 को ये सपोर्ट कर रहे थे
ये जो 6 लोग हैं इन्होंने बोला कि आर्टिकल 368 के पास अनलिमिटेड पावर है, वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं इंक्लूडिंग हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार हमसे छीन सकते हैं पार्लियामेंट। तो दोस्तों क्या हुआ, क्योंकि ये भी क्या करें कि संविधान में कहीं उस पर लिमिटेशन लगाई नहीं है, तो जज लोग तो संविधान के हिसाब से ही दोस्तों काम करते हैं, तो उन्होंने उतना ज़्यादा अपना ब्रेन को यूज़ नहीं किया कि क्या किया जाए, क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। तो दोस्तों क्या हुआ, 2 जज बचे हैं, अभी टोटल 13 हैं, 11 का फैसला आ चुका है, 6 गवर्नमेंट के एक तरह से फेवर में 368 के, एंड बाकी 5 लोग आर्टिकल 13 के फेवर में है कि फंडामेंटल राइट का वायोलेशन नहीं होना चाहिए। अब 11 हो गए दोस्तों, अब बचे 2 जज। एक जज का नाम है जस्टिस हंसराज खन्ना। दोस्तों ये बहुत ही फेमस एंड बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट थे जस्टिस हंसराज खन्ना। दोस्तों मैंने सुना है कि ये इकलौते जज हैं जिनकी फोटो सुप्रीम कोर्ट में लगा रखी है, इतनी रिस्पेक्ट है इन जज की। वो क्यों है दोस्तों, क्योंकि एक केस आया था एडीएम जबलपुर, मतलब जब हमारे फंडामेंटल राइट का उस टाइम भी वायोलेशन किया जा रहा था, आर्टिकल 21 का हेबियस कॉर्पस, वो मैं डिस्कस करूंगा। उस टाइम भी दोस्तों ये एक तरह से जनता के सपोर्ट में थे, इसलिए दोस्तों इन जज की रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा है। एंड दोस्तों अब देखो यहाँ पे 11 थे, एक ये बचे, दूसरे जज थे सीजीआई साहब ने भी अपना फैसला नहीं सुनाया था, तो ये सीकरी साहब। तो दोस्तों 2 लोगों ने अभी फैसला नहीं सुनाया था, बट जो 11 लोग फैसला सुना चुके थे उनके हिसाब से क्या था कि आर्टिकल 368 मोर पावरफुल है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि ये है हंसराज खन्ना। खन्ना का मतलब दोस्तों है पंजाबी। अब पंजाबी लोग दोस्तों आपको पता है जोशीले होते हैं, तो इनको आ गया जोश। ये कह रहे ये क्या हरकत है भाई कि हाँ संविधान अगर फाउंडिंग फादर्स ने बनाया है तो कुछ सोच के बनाया होगा, नहीं हमारे फंडामेंटल राइट को कैसे छीन ले रहे हैं हमसे। तो दोस्तों ये बार बार एक ही चीज़ बोल रहे कि इनके सामने, अपने जजों के सामने, या अपनी जो एक तरह से सुनवाई दे रहे थे, अपना फैसला सुना रहे थे, उसमें ये बोल रहे बार बार कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया है, अगर उसमें फंडामेंटल राइट्स डाले हैं तो वो भी कुछ सोच समझ के डाले हैं, तो ऐसे तो हमसे कोई आसानी से छीन नहीं सकता। अगर पूरा स्ट्रक्चर ही खराब कर देंगे हम हमारे संविधान का, तो फाउंडिंग फादर्स ने जो विजन रखा था हमारे देश के लिए वो तो सारा का सारा धरा का धरा रह गया, पूरा खराब हो गया। तो ये बार बार यही चीज़ कह रहे थे, यानी कि कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इन बेसिक चीज़ को छेड़ना नहीं है। अगर मैं दोस्तों आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज हमारी क्लास का मेन मोटिव है चीज़ों को समझना, ज्ञान एक तरह से इकट्ठा करना, नॉलेज को गेन करना, ये इस चैनल का मोटिव है। अब दोस्तों मान लीजिए अभी मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए कल को मैं चौक या डस्टर वैसे वाले पे पढ़ा लूँ, ब्लैक बोर्ड पे, फिर मान लीजिए दोस्तों कुछ दिनों बाद मैं डिजिटल बोर्ड पे आ जाऊँ, फिर कुछ दिनों बाद मैं पावर पॉइंट से पढ़ाने लग जाऊँ। तो दोस्तों बेशक मैं ये सारी चीज़ें चेंज कर रहा हूँ, मतलब अमेंडमेंट आप इसको समझिए, अमेंड हो रहा है, ये सारी चीज़ें चेंज कर रहा हूँ, बोर्ड चेंज किया, डिजिटल पे आया, पावर पॉइंट पे आया, ये चेंज कर रहा हूँ। बट जो बेसिक आइडिया है इस चैनल का, बेसिक आइडिया क्या है, ज्ञान लेने का, मतलब नॉलेज गेन करने का। तो दोस्तों चाहे मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा हूँ, चाहे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा हूँ, चाहे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा हूँ, मेन मोटिव क्या है, मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ का मतलब कि आपको गेन, एक तरह से नॉलेज का गेन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे भी वही केस है, इन्होंने बोला कि हमारा जो संविधान है उसका भी कोई बेसिक आइडिया होना चाहिए। बेसिक आइडिया जैसे मेरे केस में क्या था कि मैं समझा रहा हूँ और आप लोग नॉलेज गेन कर रहे हैं। नॉलेज गेन एक तरह से बेसिक आइडिया है कि चाहे पीछे कुछ भी चेंज होता रहे, एक बेसिक चीज़ है जो कभी चेंज नहीं होगी कि इस चैनल पे ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे ही यहाँ पर ये वो इन्होंने बोला कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें भी कुछ बेसिक चीज़ होनी चाहिए, जो हम बाकी चीज़ें चेंज करते रहें बट वो जो बेसिक चीज़ है ना उसको कभी चेंज ना करें। क्योंकि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने अगर कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो कुछ सोच समझ के ही बनाया है। इसलिए दोस्तों इन्होंने बोला कि कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो ये बार बार ऐसे बोले जा रहे हैं कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए, बेसिक पार्ट होना चाहिए जिसको पार्लियामेंट अमेंड ही ना कर पाए। तो क्या हुआ दोस्तों, जो सीजीआई सीकरी साहब है इनको समझ आने लग गया कि अब क्या करना है। तो दोस्तों जस्टिस हंसराज खन्ना तो इस गैंग में चले गए, तो अब रेशो हो गया 6:6। अब दोस्तों बारी थी चीफ जस्टिस साहब की, तो चीफ जस्टिस साहब भी दोस्तों आ गए इस वाली गैंग में, यानी कि अब जो था वो 7:6 वाला। एंड 7 का मतलब है दोस्तों कि 7 जज आर्टिकल 13 के फेवर में थे, मतलब कि फंडामेंटल राइट को एक तरह से वायोलेशन नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट दोस्तों यहाँ पे शब्द नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमारे संविधान का कुछ
बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। एंड दोस्तों ये बोला 7 जजेस ने, मतलब 7 जजेस ने बोला कि अमेंड नहीं कर सकती, 6 जजेस ने बोला कि अमेंड कर सकते हैं। तो स्प्लिट डिसीजन था। एंड दोस्तों इसी केस ने इवॉल्व किया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का मतलब क्या हुआ? जब हंसराज खन्ना साहब समझा रहे थे इनको, जस्टिस सीकरी साहब को, कि ऐसे होना चाहिए, कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए ताकि वो लोग अमेंड ना कर पाए, तो दोस्तों जस्टिस सीकरी साहब ने खन्ना साहब से पूछा कि आप एग्जाम्पल देके समझाइए, फॉर एग्जाम्पल कि किस टाइप के बेसिक आइडिया होने चाहिए कि जिसको अमेंड नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इन्होंने बोला डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने कि डेमोक्रेसी अगर बदल देंगे तो हमारे देश का पूरा मतलब ही बदल गया, अगर कोई तानाशाही शुरू कर देगा तो। फिर उन्होंने बोला रिपब्लिक भी दोस्तों वही कि हेड ऑफ द स्टेट भी हमारा इलेक्टेड होना चाहिए। ये सारी बेसिक चीजें हैं, इनको अगर हम चेंज कर देंगे तो हमारे एक तरह से पूरा का पूरा भारत देश का हिसाब ही किताब बदल जाएगा। फिर इन्होंने बोला कि जुडिशियल रिव्यू, यानी जो जुडिशरी के पास पावर है कानून को देख के सोच समझ के करने की, वो सब भी रहनी चाहिए। फिर उन्होंने बोला दोस्तों आर्टिकल 50 भी रहना चाहिए। आर्टिकल 50 दोस्तों क्या है? आर्टिकल 50 कहता है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव का मतलब जो गवर्नमेंट होती है हमारी, गवर्नमेंट का मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है उन्हें एग्जीक्यूटिव कहा जाता है दोस्तों। तो जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स के, या मतलब जुडिशरी, जो जुडिशरी का काम है प्लस जो गवर्नमेंट का काम है, इनका सेपरेशन रहना चाहिए ना, मतलब ये दोनों एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी ना करें, आर्टिकल 50 कहता है। तो ये जस्टिस साहब खन्ना साहब ने बोला कि ये भी हमारा बेसिक फीचर होना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल लेके दोस्तों समझा रहे थे, तभी सीकरी साहब ने इनको सपोर्ट किया था। एंड फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीकरी साहब ने 7:6 जजमेंट में इसको इवॉल्व कर दिया दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। उन्होंने बोला कि ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं एंड इनको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। तो दोस्तों इस जजमेंट का आउटकम क्या निकला? आउटकम ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 368 जो है उसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। अनलिमिटेड पावर नहीं है का मतलब क्या हुआ कि वो अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इससे रिलेटेड कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ही खराब हो जाए संविधान का। डॉक्ट्रिन का मतलब दोस्तों होता है एक तरह से आइडिया। आइडिया मतलब ये एक तरह से दिमाग में है, सोच में है, कहीं भी डिफाइंड नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का मतलब ये केस टू केस बेसिस पे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। मान लीजिए कल को कोई और केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि जो गवर्नमेंट काम कर रही है क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये दोस्तों केस टू केस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट खुद से डिसाइड करती है कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। कहीं पे भी दोस्तों लिखा नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। अब मान लीजिए ये लिख देते सुप्रीम कोर्ट वाले, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो लोग हैं, ये लिख देते कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। इन्होंने डिफाइन कर दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये है, संविधान में एक क्लॉज डाल देते। तो दोस्तों क्या होता है, इंदिरा गांधी जी आपको पता है कितने जोश में रहती थी, तो वो उसी पार्ट को ही अमेंड कर देती फिर से। किस पार्ट को? कि बोल देती बेसिक स्ट्रक्चर नाम का कुछ है ही नहीं, वो उसी चीज को अमेंड करके हटा देती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों क्या बोला, ये एक जज के ऊपर डिपेंड करेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब वो केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करे। एंड दोस्तों यही सारी चीजें थी। इसमें फिर और भी एग्जाम्पल है दोस्तों, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, इन चीजों को भी एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर में रखा गया। सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं दोस्तों। अब दोस्तों इससे अब एक चीज और आ जाती है इसमें कि अभी हमने पढ़ा कि बेसिक स्ट्रक्चर निकल के आ गया। अब क्या हुआ दोस्तों, आपको पता है 1975 में हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने 8 जजेस को अपॉइंट किया सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ पे किया दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट में। पहले दोस्तों क्या होता था कि अपॉइंटमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वो गवर्नमेंट करती थी। अब क्या हुआ, अब से सुप्रीम कोर्ट खुद करता है। कोलिजियन सिस्टम उसे कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजों की लिस्ट भेजता है एंड प्रेसिडेंट साहब उस पर फिर साइन करते हैं, उसका अप्रूवल करके उसको अपॉइंट करते हैं। बट दोस्तों जो लिस्ट होती है वो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम भेजता है। कोलिजियम का मतलब चीफ जस्टिस प्लस उनके साथ सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। तो दोस्तों 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तो इंदिरा गांधी जी ने ना 8 जजेस को सुप्रीम कोर्ट भेज दिया।
अपॉइंट करके। अब दोस्तों जो 8 जजेस हैं ये सारे के सारे उन्होंने अपने हिसाब से चुने। अपने हिसाब से चुनने का मतलब क्या है कि जो जजेस थे उस टाइम पे ये किसको फेवर करेंगे, ये इंदिरा गांधी जी को फेवर करेंगे। तो क्या हुआ, इन्होंने चीफ जस्टिस भी खुद ही बनाया दोस्तों, उनका नाम था एएन रे, चीफ जस्टिस एएन रे। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया मिलके, इन्होंने बोला कि केशवानंदा भारती केस को दोबारा से रिव्यू करेंगे। मतलब किसी ने रिव्यू पिटीशन डाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति रिव्यू पिटीशन फाइल करता है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करती है, बट जस्टिस एएन रे और इंदिरा गांधी जी के तो मतलब उन्होंने इनको अपॉइंट किया था। तो ये कहते हैं कि हम लोग चलो क्या करते हैं, केशवानंदा भारती केस को रिव्यू करते हैं। इन्होंने फिर से दोस्तों 13 जजेस की बेंच बैठा दी कि चलो भाई रिव्यू करो और इस डिसीजन जो है उसको एक तरह से पलट दो, तभी तो बना रहे हैं, वरना रिव्यू करने का मतलब क्या हुआ अगर सारी चीज़ें सही हैं तो आप कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने देखो क्या कितनी बदमाशी करने की कोशिश करी। 8 जजेस को अपॉइंट किया, ये सारे के सारे जजेस इसी में वापस डाल दिए। 13 जज की जो बैठक बनाई गई, एंड जैसे ही बैठक बनाई गई दोस्तों तो रिव्यू करने के लिए स्टार्ट किया, बट दोस्तों 2 ही दिन के अंदर इस बेंच को डिसमेंटल कर दिया एंड इसका रिव्यू हुआ ही नहीं। अब रिव्यू क्यों नहीं हुआ दोस्तों, एक बहुत ही फेमस लॉयर जिनका नाम है सीनियर मोस्ट आप कह सकते हैं एडवोकेट, आज हमारे देश में आज तक के सबसे रिस्पेक्टेड एडवोकेट NA पालखीवाला, नानी पालखीवाला इन्हें कहा जाता है दोस्तों। एंड कुछ लोग तो दोस्तों इन्हें फादर ऑफ लॉयर्स भी कहते हैं, गॉड ऑफ लॉयर्स भी कहा जाता है NA पालखीवाला को दोस्तों। हम लोगों को दोस्तों इनका एक तरह से हम लोग इनके शुक्रगुजार हैं, हम इनको दिल से धन्यवाद करेंगे, क्योंकि दोस्तों यही वो शख्स हैं, इन्होंने ही दोस्तों जनता के बिहाफ पे हमारे मौलिक अधिकार को बचाया, हमारे लोकतंत्र को बचाया। डेमोक्रेसी की अगर रक्षा किसी ने करी है तो दोस्तों वो हैं NA पालखीवाला साहब। यही हैं दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट में ऑन बिहाफ ऑफ जनता, मतलब जनता के लिए ये दोस्तों लड़ते थे। बाकी और इंदिरा गांधी जी सिर्फ इन्हीं से डरती थी दोस्तों, उनको पता था कि अगर नानी पालखीवाला साहब केस को लड़ रहे हैं तो ये जरूर सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर लेंगे इंदिरा गांधी जी के खिलाफ, क्योंकि इंदिरा गांधी जी वैसे भी इलीगल काम ही उन्होंने जो भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनली वो जो अमेंडमेंट्स थे वो सब लेकर आई थी। तो उनको सिर्फ इन्हीं का डर था कि नानी पालखीवाला साहब ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उनके अमेंडमेंट्स को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। एंड दोस्तों आज हम इनके शुक्रगुजार हैं, इन्होंने ही हमारे देश के लोकतंत्र को बचाया है। इसलिए दोस्तों इन्हें गॉड ऑफ लॉयर्स, गॉड ऑफ एडवोकेट्स भी कहा जाता है। जितने वकील लोग हैं ये इनको अपना भगवान मानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वही शख्स हैं जिन्होंने सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड देन गोलकनाथ के सब में दोस्तों इन्होंने आई थिंक नॉट शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ एंड केशवानंदा भारती, तीनों में दोस्तों ये थे। तीनों केसेस में इन्होंने अपना पूरा 100% नहीं दोस्तों 500% दिया और हमारे देश के लोकतंत्र को बचाया। तो दोस्तों ये था अभी मैंने आपको जो बैकग्राउंड बताया कि दोबारा से जो रिव्यू पिटीशन डाल रहे थे। अब दोस्तों क्या हुआ कि जब इंदिरा गांधी जी की बात यहाँ पे नहीं बनी ना कि मतलब वो रिव्यू नहीं करवा पाई, रिव्यू क्यों नहीं करवा पाई, नानी पालखीवाला जी आ गए दोस्तों। इन्होंने यहाँ पे एंट्री ले ली एंड इन्होंने बोला कि इनसे क्वेश्चन किया चीफ जस्टिस से कि आप कौन से बेसिस पे, किस बेसिस पे रिव्यू एक तरह से रिव्यू करना चाह रहे हैं इस जजमेंट को। रिव्यू तभी कर सकते हैं जब कोई एक तरह से रिव्यू पिटीशन डाले। किसी ने अगर रिव्यू पिटीशन डाला नहीं तो आप किस बेसिस पे कर रहे हैं। तो दोस्तों इनको भी शर्म आ गई, ये भी शर्मिंदा हो गए एंड इन्होंने इस बैठक को कैंसिल कर दिया। 13 जज की जो इन्होंने बैठक बनाई थी इनको डिसमेंटल कर दिया। बट दोस्तों आपको पता है इंदिरा गांधी जी चुप तो रहने वाली थी नहीं उस टाइम पे, इनको चाहिए थी पावर, अथॉरिटी कि इनसे ऊपर कोई भी ना जाए। तो दोस्तों क्या हुआ कि जब इनकी दाल यहाँ पे नहीं गली तो ये इन्होंने क्या किया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आ गए। आप देख रहे हैं इन्होंने कितनी बार हमारे संविधान को अमेंड किया है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, CAA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब दोस्तों क्या हुआ, आप ये भी समझ रहे हैं कि ये इमरजेंसी के टाइम पे लाया गया था। 1975 से लेकर 77 तक हमारे देश में इमरजेंसी थी। एंड दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि इस अमेंडमेंट को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने लगभग 1/4 कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया था अपने हिसाब से कि उनको ज़्यादा पावर मिले। एंड दोस्तों
इन्होंने इसमें क्या बोला, इस अमेंडमेंट में दोस्तों इन्होंने आर्टिकल 368 को अमेंड कर दिया। आर्टिकल 368 इसमें इन्होंने सब क्लॉज 4 एंड सब क्लॉज 5 डाल दिए। एंड दोस्तों इन्होंने बोला, सबसे पहले तो इन्होंने आर्टिकल 368 को अमेंड कर दिया, अमेंड इटसेल्फ ओनली, अमेंडेड इटसेल्फ। तो ये मैं लिख देता हूँ, अमेंडेड इटसेल्फ। एंड दोस्तों अमेंड करके इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि नो अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट शैल बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। मतलब कि पार्लियामेंट जो भी अमेंड करेगी अंडर आर्टिकल 368 उसको आप चैलेंज ही नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में। लो, इन्होंने बात ही खत्म कर दी दोस्तों, चैलेंज इन कोर्ट आप कर ही नहीं सकते, कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये मैं क्रॉस लगा रहा हूँ। तो दोस्तों क्या हुआ, आप अगर इन्होंने कोई अमेंडमेंट किया और अगर आप उसको चैलेंज ही नहीं कर पाएंगे कोर्ट में, तो फिर वही बात खत्म हो गई। इन्होंने जुडिशरी से सारी की सारी पावर छीन ली। इन्होंने क्या किया दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू ले लिया, जुडिशरी उसको रिव्यू नहीं कर पाएगी। अब ये बात कर रहा हूं दोस्तों मैं 1976 की। अब दोस्तों क्या हुआ कि लोगों ने देखा कि इन्होंने आर्टिकल 368 को अमेंड करके ऐसा खतरनाक सा प्रोविजन डाल दिया है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकते, कि अब मैडम इंदिरा गांधी जी जो भी कानून बनाएंगी, जो भी अमेंडमेंट करेगी, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों इस अमेंडमेंट को फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। जो ये अमेंडमेंट है दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ये जो प्रोविजन था 368 के अंदर सब क्लॉज 4 एंड सब क्लॉज 5, इसको नॉट अमेंडेड, इसको चैलेंज कर दिया गया मिनर्वा मिल्स केस में, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980 में दोस्तों इसको चैलेंज कर दिया गया। इसमें दोस्तों इन्होंने क्या बोला, जो पेटिशनर्स थे उन्होंने बोला कि ये जो अमेंडमेंट है ये जुडिशियल रिव्यू को छीन रहा है। एंड दोस्तों फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल इंदिरा गांधी जी ने जो किया वो बिल्कुल गलत है, वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के खिलाफ है। ऐसा क्यों दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया था 1973 में। मैंने आपको दोस्तों डेट बताई थी अभी 1973, यहाँ पे लिख देते हैं 1973 में दोस्तों 1973 में केशवानंदा भारती केस था। एंड दोस्तों ये जो अमेंडमेंट है ये है 76 का। एंड अगर केशवानंदा भारती केस हमने 73 में पढ़ा है तो उसके अंदर हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पढ़ा है। एंड बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर दोस्तों हमने क्या पढ़ा है, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, कुछ ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर हैं जिसको गवर्नमेंट टच नहीं कर सकती, पार्लियामेंट उसको अमेंड नहीं कर सकता। एंड दोस्तों इसी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हमने एक पॉइंट और पढ़ा दैट इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू भी दोस्तों हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, यानी हमारी जो पार्लियामेंट है जुडिशियल रिव्यू नहीं छीन सकती जुडिशरी से। एंड इंदिरा गांधी जी ने दोस्तों क्या किया 1976 में, जुडिशियल रिव्यू छीन लिया जुडिशरी से। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये बिल्कुल गलत है एंड सुप्रीम कोर्ट ने इनके इस अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। एंड दोस्तों आप कह सकते हैं कि मिनर्वा मिल्स ये ऐसा केस है जहां से बेसिक स्ट्रक्चर का इवॉल्व होना शुरू हुआ है, एक तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ है। जन्म किसने दिया बेसिक स्ट्रक्चर को, केशवानंदा भारती केस ने, मतलब बर्थ किसने दिया, केशवानंदा भारती केस ने। बट पहला इंप्लीमेंटेशन कहां से स्टार्ट हुआ, मिनर्वा मिल्स केस से, यानी इवॉल्व मिनर्वा मिल्स से स्टार्ट होना हुआ है। बट दोस्तों बर्थ किसने दिया बेसिक स्ट्रक्चर को, केशवानंदा भारती केस। तो दोस्तों ये सारी की सारी कहानी चल रही थी। बट सब लोग एक बात तो भूल ही गए, अभी हमने स्टार्टिंग में जब पढ़ा था तो जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसमें 3 चीजें थी, आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B एंड 9th शेड्यूल। दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक डेट बता देता हूँ, 24 अप्रैल 1973। ये दोस्तों ये डेट है जिस दिन केशवानंदा भारती केस की जजमेंट आई थी, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का जिस दिन एक तरह से जन्म हुआ था हमारे देश में, वो डेट थी 24 अप्रैल 1973। एंड दोस्तों अभी मैं आपको क्या बता रहा था, 31A, 31B एंड 9th शेड्यूल। तो दोस्तों अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि 9th शेड्यूल में अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ उठा के डालती है तो वो जुडिशियल रिव्यू के, एक तरह से जुडिशियल रिव्यू से बचा हुआ है, कोर्ट्स उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये तो जुडिशियल रिव्यू को छीन रहा है।
यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायोलेशन हो रहा है। 9th शेड्यूल भी बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेट कर रहा है। तो दोस्तों इसको भी क्या बोलते हैं, चैलेंज कर दिया गया। 9th शेड्यूल को चैलेंज कर दिया गया आईआर कोहिलो केस में। आईआर कोहिलो केस 2006 में दोस्तों इसको चैलेंज कर दिया गया एंड बोला गया है कि जज साहब 9th शेड्यूल आपका जुडिशियल रिव्यू छीन रहा है, यानी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का वायोलेशन कर रहा है एंड पार्लियामेंट के पास इतनी पावर नहीं है केशवानंदा भारती केस के बाद कि वो बेसिक स्ट्रक्चर का वायोलेशन कर सके। ऐसा 13 जज की बेंच ने डिसीजन निकाला था 7:6 के हिसाब से। तो दोस्तों क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पार्लियामेंट ये 9th शेड्यूल में ऐसा नहीं कर सकती कि हमारा जुडिशियल रिव्यू चला जाए, जुडिशियल रिव्यू। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी इसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी कानून इस डेट से पहले डाले गए हैं, यानी 24 अप्रैल 1973, इस तारीख से पहले, इस तारीख का मतलब जिस दिन बेसिक स्ट्रक्चर आया था हमारे देश में, जिस दिन बेसिक स्ट्रक्चर आया था उसी दिन जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर डाला गया था। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस तारीख के पहले जो भी कानून 9th शेड्यूल में चले गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर से पहले डाले गए थे। बट इस डेट के बाद 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून 9th शेड्यूल के अंदर डाले गए हैं, 9th शेड्यूल के अंदर डाले गए हैं, उनको जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर इससे पहले की बात है तो कोई बात नहीं, बट अगर इस डेट के बाद कोई भी कानून 9th शेड्यूल में डाला गया है तो हम लोग डेफिनेटली उसको रिव्यू कर सकते हैं। तो आप यहां से बस एक ही पॉइंट याद रखना कि ये डेट, इस डेट से पहले जुडिशरी उस पर रिव्यू नहीं करेगी, बट इस डेट के बाद जो भी कानून डाले गए हैं 9th शेड्यूल में उनको रिव्यू किया जा सकता है। तो दोस्तों यही था हमारा सारा का सारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। एंड दोस्तों जिस दिन ये जजमेंट आई थी ना 24 अप्रैल 1973 को, तो द हिंदू जो न्यूज़पेपर है, तो दोस्तों उसकी हेडलाइन पता क्या थी, उसकी हेडलाइन थी द केस विच सेव्ड आवर डेमोक्रेसी, यानी कि यही केस है दोस्तों जिसने हमारे लोकतंत्र को आज भी जीवित रखा हुआ है। वरना अगर पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर दे दी गई होती, अनलिमिटेड पावर दे दी गई होती, तो वो क्या करते, धीरे धीरे हमारे हर एक फंडामेंटल राइट को हमसे छीन लेते। क्योंकि दोस्तों आपको पता है पावर यानी सत्ता, एक सत्ता की लालच जिसे कहते हैं हिंदी में, पावर जो है ना ये नेता लोगों में जो रहती है, ये बहुत ही एक तरह से लालच वाला जो शब्द मैं इस्तेमाल करूँगा कि ये जो लालच रहती है पावर की, ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। तो उस टाइम पे भी जितने नेता थे, अब उनको क्या लगता है कि अगर उनके पास अनलिमिटेड पावर है तो क्यों ना फिर इसको एक तरह से जनरेशन के लिए पूरा बना के चलते हैं कि मान लो जो फैमिली है फिर ऐसा कर दो प्रोविजन, मोनार्की बना दो, डेमोक्रेसी हटा दो, मोनार्की वहाँ पे चेंज कर दो वर्ड को, तो फिर उसी फैमिली से बार बार डायनेस्टी वाला सिस्टम क्रिएट हो जाएगा एक तरह से कि राजा का बेटा राजा बनेगा। तो ऐसे ही मान लीजिए इंदिरा गांधी जी ने मान लो अगर ऐसा कर दिया होता उस टाइम पे, उनको अनलिमिटेड पावर मिल गई होती, तो वो क्या करती कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही एक तरह से क्या करेगी, इलेक्शन लड़ पाएगी एंड दूसरी कोई पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ पाएगी। अगर वो ऐसा प्रोविजन डाल देती दोस्तों, तो क्या हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाता? नहीं कहलाता दोस्तों। इसीलिए ये केस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये केस दोस्तों एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ये जो मैंने जितने केस बताए, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंदा भारती, मिनर्वा मिल्स, ये दोस्तों एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली, वो भी बोल्ड लेटर्स में एक्सट्रीमली कह रहा हूँ मैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, इनको आप बाय नेम याद रखना, अपने आंसर्स में लिखना, आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को मेंशन करेंगे। तो दोस्तों यही थी आज की पूरी कहानी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की पूरी कहानी दोस्तों यही थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। एंड दोस्तों अगर समझ आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।